Hello students, welcome to Bo Thakur IAS Academy YouTube channel. This video is about weekly news analysis program और आज के इस वीडियो में हम 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन एज वेल एज एपीएससी यानी कि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। सो लेट्स सी आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा सस्पेंशन ऑफ एमपीज़। तो पार्लियामेंट में कैसे एमपीज़ को सस्पेंड किया जाता है, क्या कारण होते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ गिफ्ट सिटी, देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट डीप सी माइनिंग, देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। अगला टॉपिक है अल्फा फोर्ड प्रोटीन। नेक्स्ट इज़ नगर वन योजना। अगला टॉपिक है हेरिडिटी एनॉमली आउटलुक इंडेक्स। और हमारा लास्ट टॉपिक है आज का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जो कि बहुत पहले रिलीज़ हुआ था लेकिन फिर से न्यूज़ में चर्चा का विषय रहा है, इसलिए यहाँ पर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो और टॉपिक, आई वुड लाइक टू इंसिस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बो ठाकुर IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जो कि आप BIAS अकेडमी ये सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स रिगार्डिंग वीडियोस, टेस्ट सीरीज़, एडमिशन सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। साथ में आप हमारे दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओवर देयर ऑल्सो यू विल बी गेटिंग ऑल दी अपडेट्स एंड येस, आफ्टर सब्सक्राइबिंग प्लीज़ प्रेस बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सस्पेंशन ऑफ एमपीज़। ये इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ पब्लिश हुआ है, साथ ही और भी सारे न्यूज़पेपर में भी आया है। ये जीएस पेपर 2 का पार्ट है पार्लियामेंट में। पॉलिटी का पार्लियामेंट सेक्शन या जुडिशरी सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। सो लेट्स सी ये खबरों में क्यों रहा। तो हाल ही में लोकसभा ने अपने 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा ने 23 एमपीज़ को सस्पेंड किया। क्यों सस्पेंड किया? क्योंकि वो जो नॉर्मल प्रोसीडिंग होती है हाउस की, जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, उनको वो डिस्टर्ब या फिर प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट कर रहे थे। अब एमपीज़ क्या होते हैं यहाँ पर हम जानते हैं। इंडियन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म ऑफ बाईकैमरल। यहाँ पर लोकसभा या फिर लोअर हाउस होता है और राज्यसभा जो कि अपर हाउस होता है। यहाँ पर अलग मेंबर्स होते हैं, यहाँ पर अलग मेंबर्स होते हैं, और दोनों में जो मेंबर्स बैठते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में उनको एमपीज़ कहा जाता है या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, राइट। इन दोनों हाउसेज़ में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं या फिर हेड जो कि मैनेज करते हैं प्रोसीडिंग को। तो लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उन्हें हम स्पीकर कहते हैं, राइट। और राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये दोनों अपने अपने हाउसेज़ में जो भी प्रोसीडिंग होती है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर किस तरीके के डिस्ट्रप्शन एमपीज़ के द्वारा इन लोअर हाउसेज़ या फिर अपर हाउसेज़ में देखने को मिलता है, तो हम देखते हैं एमपीज़ के पास कोई भी एक क्रूशियल इश्यूज़ जो होते हैं उनको रेस करने का टाइम नहीं होता है। उसके अलावा बहुत सारे वहाँ बहसबाजी होती हैं, तो एक तरीके का ये डिसरप्शन हो जाता है। और हम कभी कभी देखते हैं कि जो करंट में गवर्नमेंट जो रन कर रही है, वो ट्रेजरी को बहुत तरीके से मैनेज नहीं कर पाती है। ट्रेजरी यानी कि जो भी पैसा होता है गवर्नमेंट के फंड में, वो सही से यूज़ नहीं करती है, गलत तरीके से यूज़ करती है, तो यहाँ पर डिस्ट्रप्शन कॉज हो जाता है। साथ ही में जो पार्टीज़ होते हैं उसके मेंबर्स इंटेंशनली डिस्टर्ब करते हैं पॉलिटिकल प्रोसीडिंग को, या फिर कुछ पब्लिसिटी रीज़न से भी कुछ लोग यहाँ पर डिस्ट्रप्शन कर देते हैं, क्योंकि उनको फेमस होना होता है। फेमस होने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मान लीजिए अगले इलेक्शन में कुछ उन्होंने कर दिया लोकसभा में या राज्यसभा में कि उनको पब्लिसिटी मिल जाए, तो अगले इलेक्शन में उनको फ़ायदा हो सकता है या फिर उनको अच्छी मिनिस्ट्रीज़ मिल सकती हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। नेगेटिव भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोसीडिंग डिस्टर्ब हो रहा है तो सही से पार्लियामेंट में काम नहीं हो पाएगा। पार्लियामेंट में बहुत सारे काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं? पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव ड्यूटी होती है, जैसे कि इंडिया में जो भी लॉज आ रहे हैं वो पार्लियामेंट में ही फ्रेम होते हैं। दूसरा ड्यूटी होता है पार्लियामेंट का कि इंश्योर दैट एग्जीक्यूटिव जो भी ड्यूटीज़ हो रही हैं वो सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, यानी गवर्नमेंट सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो एमपीज़ होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के व्यू पॉइंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम जानते हैं इंडिया में इलेक्शन होता है, इलेक्शन के द्वारा ही एमपी सिलेक्ट होते हैं, और हर एक एमपी एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होता है। अगर इंडिया बहुत बड़ा देश है तो इंडिया में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, और उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी सिलेक्ट होकर आता है। अब उस पर्टिकुलर एरिया में क्या कंसर्न है, क्या व्यू पॉइंट है, क्या इशूज़ है, क्या अच्छी बात है, उन सभी को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने का जो जिम्मा होता है वो एमपी के पास होता है। तो वो भी एक एमपी का ही ड्यूटी होता है, राइट। तो ये सब सारे डिस्ट्रप्शन जो होते हैं एमपीज़ के द्वारा कॉज होते हैं पार्लियामेंट में। मूविंग फर्दर, अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके रोल और पावर क्या होते हैं। अब हम करंट की बात करें तो लोकसभा में ओम बिरला,
करंट स्पीकर हैं हमारे या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं। वहीं राज्यसभा में मिस्टर वेंकैया नायडू जो कि अभी के हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनके पास क्या काम होता है, जो डे टू डे एक्टिविटी है, जो भी फंक्शनिंग होती है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में, उनको ऑर्डरली चलाना, उनको मेंटेन करना इनका एक मेजर टास्क होता है। और इनके पास पावर भी होती है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सही से फंक्शन नहीं कर रहा है वहाँ पर या फिर डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रहा है तो वो फोर्स कर सकते हैं उस मेंबर को कि अपने हाउस से या फिर अपने पोजीशन से विड्रॉ हो जाए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। वो टाइम पीरियड क्या होगा वो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। मूविंग फर्दर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट। तो कितने रूल्स हैं? टोटल 5 रूल्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पहला रूल है रूल नंबर 373, ये लोकसभा के लिए रूल है। यहाँ पर स्पीकर किसी भी मेंबर्स को, अगर स्पीकर को लगता है कि कोई भी मेंबर मिसकंडक्ट कर रहा है या फिर हाउस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो डायरेक्टली उस मेंबर को हाउस छोड़ने के लिए कह सकते हैं। और जैसे ही ये कह सकते हैं तो उस मेंबर को जो भी प्रोसीडिंग होनी है आगे के दिनों में या फिर उस दिन का, वहाँ से उसको एब्सेंट रहना पड़ेगा, ये कंपलसरी हो जाता है। अगला रूल है रूल नंबर 374, ये भी लोकसभा के लिए है। यहाँ पर स्पीकर किसी भी मेंबर को उनके नाम के द्वारा एक पॉइंट आउट करके कह सकता है कि दैट यू आर डिस्टर्बिंग, अगर कुछ हाउस के रूल्स को डिस्टर्ब हो रहा है या फिर जानबूझ के जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसमें डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है तो स्पीकर उस मेंबर को वहाँ से हटा सकता है, राइट। और जो भी मेंबर को स्पीकर नाम लेके बोलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। आगे चलकर जो भी उस पूरे फंक्शनिंग से, मतलब कि पार्लियामेंट से, वो पार्लियामेंट के अंदर में वो अलाउड नहीं होते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए। अगला रूल है रूल नंबर 374A, ये हाल ही में 2001 दिसंबर में रूल बुक में ऐड किया गया था। और इसमें भी कोई भी मेंबर अगर स्पीकर या फिर हाउस के लॉज को वायलेट कर रहा है या फिर अब्यूज़ कर रहा है, अब्यूज़ मतलब गाली देना नहीं होता है, मतलब अपने पोजीशन का गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, तो उसको 5 कॉन्जिक्यूटिव सिटिंग यानी कि 5 लगातार सिटिंग से उसको एब्सेंट किया जा सकता है या फिर जो भी सेशन का बचा हुआ पीरियड है वहाँ से उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप हाउस में आके यहाँ पर प्रोसीडिंग को फॉलो करें, राइट। अब रूल नंबर 255 राज्यसभा के लिए है। तो जैसा हमने देखा लोकसभा में सिमिलर फंक्शनिंग रूल राज्यसभा में भी होता है। यहाँ पर जो पावर होता है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पास होता है क्योंकि वही यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो वो ऐसे मेंबर को हटा सकते हैं अपने पोजीशन से नहीं हटाते हैं एक्चुअली, कुछ समय के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए डिसअलाउ कर देते हैं अगर कोई डिस्ट्रप्शन हाउस के प्रोसीडिंग में कोई क्रिएट करता है। अगला रूल है रूल नंबर 256, यहाँ पर भी सेम होता है, सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स को ये रूल प्रोवाइड करता है। तो जो भी चेयरमैन हैं वो उनके सर्विस से उसको सस्पेंड कर सकता है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब हम टेन्योर की बात करें या फिर टर्म्स ऑफ सस्पेंशन की बात करें तो मैक्सिमम पीरियड जो होता है उस सेशन के रिमाइंडर टाइम का ही हो सकता है। मान लीजिए हम देखते हैं विंटर सेशन, मानसून सेशन, रेनी सेशंस होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, तो अगर मान लीजिए 10 दिन का सेशन हो चुका है, बचे हुए 20 दिन बचे हुए हैं, तो जो भी सस्पेंशन होना है, अगर आज कुछ डिस्ट्रप्शन क्रिएट होता है 10 दिन के बाद तो सिर्फ 20 दिन के लिए वो सस्पेंशन लागू होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया या फिर पूरे साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, ऐसा नहीं है। जो भी सेशन पर्टिकुलर चल रहा होगा उस सेशन के बचे हुए टेन्योर के लिए ही उस MP को सस्पेंड किया जा सकता है। और जो सस्पेंडेड मेंबर होते हैं वो चैम्बर में नहीं आ सकते हैं, मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकते हैं कमिटीज़ की, और वो किसी भी तरीके की नोटिस देने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, और उनके पास जो क्वेश्चन करने का अधिकार होता है वो भी छूट जाता है। तो ये सारे डीमेरिट्स हो जाते हैं अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। 2012 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, 2017 में मेन से क्वेश्चन आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। पार्लियामेंट हुआ, जुडिशरी हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ, तो ये पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है ही शी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा के स्पीकर को इलेक्शन के बाद ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको असाइन किया जाता है, और ये जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं जनरली रूलिंग पार्टी में से ही होते हैं और उन्हीं MPs में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है। अगला स्टेटमेंट है ही और शी नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ हाउस एट टाइम ऑफ हिज हर इलेक्शन बट हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द डेट ऑफ इलेक्शन। अब यहाँ पर 6 month दिया है तो ये टेन्योर यहाँ पर गलत हो जा रहा है, इसलिए ये पॉइंट भी गलत हो गया। अगला है इफ़ ही और शी इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज और हर रेजिग्नेशन हैज़ टू बी एड्रेस टू द डेप्यूटी स्पीकर। तो ये यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 सही है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो हमारा होगा B आएगा। ठीक है। मेंस की क्वेश्चन की बात करें 2017 में जो पूछा गया था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन फॉर होल्डिंग जॉइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, enumerate the occasion when this would normally happen and also occasion when it cannot।
विथ रीज़न दे आर ऑफ। तो ये क्वेश्चन है, आप अगर पार्लियामेंट के बारे में डिटेल में आपने पढ़ा है, इसके प्रोसीडिंग के बारे में पढ़ा है, तो आप इस आंसर को ईजिली लिख पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में आपको ये पढ़ना चाहिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा गिफ्ट सिटी के बारे में, ये जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर में आता है। ये न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में, देखिए कोई भी न्यूज़ में बार बार कहता रहता हूँ, अगर यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस में आया है और इंपॉर्टेंट है तो ये और भी न्यूज़पेपर में 100% पब्लिश होगा। इट्स नॉट नेसेसरी दैट दिस विल बी ओनली पब्लिश इन इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, PIB, लगभग सारे न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। अब हम देखेंगे न्यूज़ में ये खबरों में क्यों रहा। तो हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया, या फिर इसका फाउंडेशन रखा। ठीक है, फाउंडेशन मतलब कि इसको बनाया जाना है, इसके लिए अब नींव रख दी गई है। और साथ ही में इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को भी लॉन्च किया गया गिफ्ट सिटी में। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज क्या होता है, बुलियन क्या है, ये भी हम जानेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं गिफ्ट सिटी क्या है। तो गिफ्ट सिटी, गिफ्ट स्टैंड्स फॉर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, और ये एक तरीके का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जो कि गुजरात में बनाया जाना है। ठीक है, अभी ये कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी है। और गिफ्ट सिटी इंडिया का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी होगा जहां पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, साथ में सस्टेनेबल मास्टर प्लानिंग भी होगी। ये पैरेलली जैसे कि हम देखते हैं लंदन में, शंघाई में, न्यूयॉर्क में, हांगकांग में, सिंगापुर में, दुबई में बहुत हाई फाई फाइनेंशियल सिटीज़ होती हैं, एक हब होता है बिजनेस का, उसी तरह गुजरात में भी बनाने जाने की कोशिश कर रही है, जो कि एक पैरेलली इन्हीं तरह पूरा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर होगा। और यहाँ पर कमर्शियल के साथ साथ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी होंगे, और ये एक तरीके से वॉक टू वर्क सिटी के नाम से जाना जाएगा। वॉक टू वर्क क्यों यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि सिटी में कमर्शियल एज वेल एज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। रेजिडेंशियल मतलब लोग जहाँ रहते हैं वैसी बिल्डिंग भी होंगी, कमर्शियल बिल्डिंग मतलब जहाँ पर काम होते हैं, IT के काम होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग काम होते हैं, जो भी होती हैं, ऐसी बिल्डिंग भी रहेगी। तो आप मतलब कि गिफ्ट सिटी के अंदर में ही वॉक टू वर्क, अपने घर से वर्क पे जा सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है वॉक टू वर्क सिटी, राइट। मूविंग फर्दर हम देखेंगे बुलियन क्या होता है। तो बुलियन एक तरीके का फिजिकल गोल्ड और सिल्वर जो हाई प्योरिटी होते हैं, हाई प्योरिटी की अब जानते हैं हम, गोल्ड और सिल्वर में अडल्ट्रेशन भी किया जाता है, मिक्स भी किया जाता है। तो जो भी गोल्ड और सिल्वर हाई प्योरिटी को हो और उसको इग्नॉट, कॉइन्स और बार के फॉर्म में रखा गया हो, उसको हम बुलियन कहते हैं। अब बुलियन एक तरीके का लीगल टेंडर भी होता है जो कि किसी भी देश के सेंट्रल बैंक या फिर रिजर्व बैंक के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, और ये क्यों रखे जाते हैं, ताकि जिनको भी गोल्ड और सिल्वर खरीदना है, फ्यूचर मार्केट के लिए खरीदना है या फिर अपने बिजनेस के लिए खरीदना है, उसके लिए ये चीज़ें यहाँ पर रखी जाती हैं। तो पहली बार बुलियन स्टॉक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट और बुलियन डिपॉजिट रिसिप्ट अगस्त 2020 में अनाउंस किया गया था, जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड रिलेटेड सर्विसेज के अंडर में आता है। अब बुलियन एक्सचेंज क्या होता है, तो जैसा कि आपने सुना होगा, आपने ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना होगा, या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा। तो वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग यानी कि स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स के बारे में आपको डिटेल में अगर नॉलेज नहीं है तो मैं यहाँ पर ब्रीफ आउट कर देता हूँ। स्टॉक्स मतलब एक तरीके का कंपनी का ओनरशिप होता है। मान लीजिए कोई कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो वो स्टॉक में अपने आप को लिस्ट करती है, और यहाँ से पब्लिक यानी हम और आप इसके शेयर खरीद के इसको पैसे देते हैं और ये अपनी फंक्शनिंग करता है। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म क्यों चाहिए, ताकि ऑथेंटिकेट हो। अब ऐसा तो है नहीं हम किसी को भी पैसा दे देंगे, वो काम अपना करेंगे, हो सकता है वो कंपनी भाग जाए। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसे बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस इन विच वी आर स्पेंडिंग। तो उसी तरह यहाँ पर बुलियन एक्सचेंज जो है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर स्टॉक्स नहीं ट्रेड होते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट गोल्ड और सिल्वर ट्रेड होते हैं। और सबसे प्रोमिनेंट बुलियन एक्सचेंज मार्केट की बात करें तो ये लंदन में सिचुएटेड है। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ में सिचुएटेड है, और अभी फ़िलहाल में इंडिया में भी एक बुलियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पब्लिश किया गया है, अभी हमने न्यूज़ में जो कि देखा। ठीक है, अब इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज क्या है, यही अभी हाल ही में पब्लिश किया गया है इस प्लेटफॉर्म को। तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज वाज फर्स्ट अनाउंस इन यूनियन बजट 2020। ये किस लिए है, ताकि जो ज्वेलर्स हैं इंडिया में उनको गोल्ड इंपोर्ट करने में आसानी हो। अब गोल्ड इंपोर्ट तो वैसे भी होता था, स्मगलिंग भी होता है, लीगली भी आता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है ऑथेंटिसिटी सी या फिर रिलायबिलिटी की। मतलब कि जो भी मान लीजिए इंपोर्टर्स अगर गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं ज्वेलर्स, उनको सही क्वालिटी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्राइसिंग सही है कि नहीं सही है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। उसको मैनेज करने के लिए इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर
बहुत अच्छे तरीके से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा, मतलब एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जहाँ पर फिजिकल गोल्ड और सिल्वर को स्टोर करने में सुविधा होगी। अब बहुत सारा अगर गोल्ड और सिल्वर आप घर में रखते हैं तो चोरी डकैती का खतरा होता है, इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा इस बुलियन एक्सचेंज के अंडर में, ठीक है। और इसके साथ साथ सिग्निफिकेंस क्या होगा, अब देखिए, अब अगर इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का सिग्निफिकेंस क्या होता है इंडिया में, तो ये इंडिया को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर देगा। किस तरह के एम्पावर कर देगा, ताकि ये ग्लोबल बुलियन मार्केट में एक हिस्सा बन सके और ग्लोबल वैल्यू चेन का एक पार्ट बन सके। अभी हमने देखा कि लंदन में, दूसरे कंट्रीज़ में बहुत सारे बुलियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन इंडिया में नहीं था। इसके लॉन्च होने से ये ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बन जाएगा। और साथ ही जो भी रेट्स होते हैं, हम जानते हैं प्राइस फ्लक्चुएट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, गोल्ड यहाँ पर महंगा है, दूसरे कंट्री में सस्ता होगा, तो इंडिया एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। अब इंडिया अगर इतना बड़ा कंज्यूमर है तो गोल्ड के प्राइसिंग, गोल्ड या सिल्वर के प्राइसिंग में जो मैनिपुलेशन होता है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक इंडिया को मदद मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेयर है, कंजप्शन में भी, सेलिंग में भी, हर तरीके में ये बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चंस अगर हम देखें तो वंस अ बैरन लैंड अलॉन्ग साबरमती रिवर, गिफ्ट सिटी इज नाउ इमर्जिंग एज कंट्रीज फर्स्ट ग्रीनिफाइड ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड सिटी, क्रिटिकली एनालाइज प्रोज एंड कॉन ऑफ गिफ्ट सिटी। तो ये मेन का क्वेश्चन बन सकता है, इससे प्री के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सो यू हैव टू रीड डाउन एवरी एस्पेक्ट्स वेरी क्लियरली टू आंसर द क्वेश्चन विच एवर आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एनवायरमेंटल पोल्यूशन डिग्रेडेशन, जो कि जीएस पार्ट 3 का हिस्सा है, ये डीप सी माइनिंग के बारे में। तो डीप सी माइनिंग कोई नया टॉपिक नहीं है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये खबरों में रहा है, इसलिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये पीआईबी में पब्लिश हुआ है। अब हम देख लेते हैं खबर में क्या है। तो खबरों में हम देख सकते हैं कि हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक नेशनल साइंस अवार्ड प्रेजेंट किया है इंडियन साइंटिस्ट को, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला लोकोमोटिव ट्रायल किया है डीप सी माइनिंग के लिए। अब डीप सी माइनिंग क्या है, पहले हम वो समझेंगे, उसके बाद ही हम समझ सकते हैं कि ये क्यों अवार्ड दिया गया है, एक्चुअल में ज़रूरत क्या पड़ी अवार्ड देने की। क्योंकि यहाँ पर नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके डीप सी माइनिंग की जा रही है और इंडियन साइंटिस्ट उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए ये इनको प्रोवाइड किया गया है अवार्ड। और साथ ही में अपनी तरीके का पहला एक ऑटोमेटेड बेस कोस्टल ऑब्जर्वेशन सिस्टम और वाटर क्वालिटी नाउ केसिंग सिस्टम को भी पब्लिश किया गया। ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था, ये दो चीज़ें यहाँ पर पब्लिश की गई हैं, क्या क्या, ऑटोमेटेड बायो बेस कोस्टल ऑब्जर्वेशन और वाटर क्वालिटी नाउ कास्टिंग सिस्टम। और ये डेवलप किया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और ये भी एक इंडियन डीप ओशन मिशन का हिस्सा है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी है जो डेवलप की गई है और अपने तरीके की पहली टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए जानने लायक है, ये है नाव कास्टिंग सिस्टम। नाव कास्टिंग सिस्टम क्या होता है, तो नाव कास्टिंग सिस्टम एक्चुअली लोकल एटमॉस्फेयर कंडीशन जो होता है, इनके ऑब्जर्वेशन के लिए रडार और सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है, और इनका यूज़ करके जो वेदर का प्रोजेक्शन है या फिर प्रिडिक्शन कह सकते हैं, उसको कुछ घंटे पहले ही बता दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोस्टल एरिया में 4 घंटे बाद आंधी आने वाली है, अब ये इन सिस्टम्स का यूज़ करके, रडार और सैटेलाइट के सिस्टम को यूज़ करके पहले प्रेडिक्ट कर लिया जाता है और एडवांस में ही बता दिया जाता है। इससे बेनिफिट क्या होगा, अब कोस्टल एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर लोग बिज़नेस करने जाते हैं या फिर मैरीटाइम इंडस्ट्रीज़ हैं, रिसर्चर्स वहाँ होते हैं, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो पोल्यूशन, टूरिज्म, फिशरीज़ को लेकर डील कर रही हैं, तो इनको एक अलर्ट जारी कर दिया जाता है ताकि वो वहाँ से हट सकें और नुकसान होने से बचाया जा सके। ये बेनिफिट होता है नाव कास्टिंग सिस्टम का। अब हम देखेंगे डीप सी माइनिंग क्या होता है। तो डीप सी माइनिंग समझने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि डीप सी क्या होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, द पार्ट ऑफ ओशियन दैट लाइज बिलो डेप्थ ऑफ 200 मीटर इज डिफाइंड एज डीप सी। यानी कि सरफेस से लेकर, यहाँ पर आप सी देख रहे हैं, तो सरफेस से लेकर 200 मीटर डेप्थ तक, इस डेप्थ से हमारा डीप सी स्टार्ट हो जाता है। अब इसके नीचे जितने भी रिसोर्सेज हैं, किसी भी तरीके के रिसोर्सेज हों, चाहे वो मिनरल्स हों, चाहे फिशेज़ हों, जो भी रिसोर्सेज हो, यहाँ से उनके माइनिंग करनी है। इसी माइनिंग को हम डीप सी माइनिंग कहते हैं। और इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो कि एक यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी का एक एजेंसी है, वो बताता है कि इंटरनेशनल सी बेड एक ऐसा एरिया है जो कि नेशनल जुरिस्डिक्शन से अलग रहता है। मतलब हम जानते हैं जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि समुद्र के बीच में, हर कंट्री के लगभग किनारे समुद्र है, हर कंट्री नहीं कहेंगे, लेकिन मान लीजिए इंडिया का हम एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया के अगल बगल इंडियन ओशियन है। अब इंडियन ओशियन में इंडिया का जो जुरिस्डिक्शन होगा कुछ एरिया तक होगा, ऐसा नहीं होगा पूरे एरिया में इंडिया का ही जुरिस्डिक्शन होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका भी है, दूसरे एशियन कंट्रीज़ भी हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ होते हैं, तो सबके अपने एक जुरिस्डिक्शन एरिया होता है जहाँ तक उस देश का इंपॉर्टेंस होता है, मतलब उस देश के रूल्स चलते हैं। लेकिन उसके बाद जो एरियाज़ होते हैं वो नेशनल जुरिस्डिक्शन के अंडर में नहीं आते हैं, तो इन एरिया को हम
इंटरनेशनल सीबेड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल सीबेड टर्म आपको जानना चाहिए किसे कहते हैं। ऐसा सीबेड जो कि किसी भी कंट्री या फिर नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। और इंटरनेशनल सीबेड लगभग 50% दुनिया का पूरा वर्ल्ड ओशन है उसका 50% इंटरनेशनल सीबेड के अंदर में आता है। अब इंटरनेशनल सीबेड में जो भी माइनिंग होनी है तो वो पूरे कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। हर कंट्री को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अगर एक ने ज़्यादा माइनिंग कर लिया, अब प्रॉब्लम पूरे ग्लोबली हो रहा है, तो इसीलिए इसको एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में लाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना समझने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी आप समझ सकते हैं कि डीप सी माइनिंग से क्या क्या इश्यूज़ हो सकती हैं। जैसा कि पहला है, इट कुड सीवियरली हार्म मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम क्या है, ये एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ रहती हैं सी में। हम जानते हैं कि ओशन हमारा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इन मरीन बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम में। और ओशन फ्लोर को अगर खोदा जा रहा है, जैसे कि माइनिंग में क्या होता है, जैसे कोल माइनिंग होता है, तो कोल माइनिंग में ज़मीन या पहाड़ को खोदा जाता है जिसमें से कोयला निकाला जाता है। इसी तरीके से गोल्ड हुआ, कोई भी मिनरल हुआ, तो उसके लिए माइनिंग करनी पड़ती है। तो अगर हम ओशन फ्लोर को माइन कर रहे हैं तो वहाँ के जो भी हैबिटेट्स हैं, यहाँ मतलब कि जो भी डीप सी में एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स क्या फिशेस वगैरह रहते हैं, एनिमल्स गलत टर्म हो गया यहाँ पर, फिश है या जो भी बायोडाइवर्सिटी रहती है, तो उनके हैबिटेट्स को असर पड़ेगा। अब किसी के हैबिटेट को असर पड़ेगा तो स्पीशीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है। हैबिटेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्पीशीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए। मान लीजिए हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन अगर हमारा घर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारे सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसी तरीके से कोई भी बायोडाइवर्सिटी है, कोई फिश है, कोई एनिमल है, उनके अगर हैबिटेट में इम्पैक्ट आता है तो उनका सर्वाइवल प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, राइट। और साथ ही में हम अगर डीप सी में अगर माइनिंग कर रहे हैं तो वहाँ के जो सेडिमेंट्स हैं फ्लोर पे, अब कहीं पर भी गड्ढा खोदा जा रहा है तो वो बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट करेगा। जो पानी वहाँ पे क्लियर होता था वो गंदा हो जाएगा, तो उसके वजह से सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाटर में घूमेंगे तो वहाँ के स्पीशीज़ को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, राइट। और साथ ही में जो भी माइनिंग शिप्स हैं, शिप्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो वो बहुत ही वेस्ट वाटर ओशन के सरफेस पे डालेगी। अब ओशन के सरफेस पे वेस्ट वाटर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये हमारा शिप है। अब यहाँ पर इस शिप से बहुत ज़्यादा वेस्ट वाटर निकलेगा तो ये शिप का जो ओशन का एरिया है ये सरफेस कवर हो जाएगा। सरफेस कवर होने से नुकसान क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो प्रॉपर अंदर तक नहीं पहुँच पाती है, और जो भी फ्लोरा और फौना है, जो भी प्लांट्स वगैरह है, उनको अगर सनलाइट की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए तो वो प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी और वो स्पीशीज़ सारी वहाँ पर ख़त्म होने के उनके चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और साथ ही में बहुत बड़ी बड़ी फिशेज़ होती हैं, जैसे वेल्स हुआ, टूना हुआ, शार्क हुआ, तो जो भी नॉइज़ और वाइब्रेशन होता है या फिर लाइट पोल्यूशन होता है माइनिंग के दौरान, उनसे वो इम्पैक्ट हो सकती है। तो ये पूरे इश्यूज़ थे डीप सी ओशन माइनिंग के लिए। अब हम देख लेते हैं इंडियन डीप सी ओशन मिशन क्या है। तो डीप ओशन मिशन में कुल मिला के टेक्नोलॉजीज़ डेवलप किए जाने हैं, ऐसे टेक्नोलॉजीज़ जो कि मिनरल्स को एक्सप्लोर कर सकें और एक्सप्लोर करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर सकें। एक्सप्लोर करना मतलब कि पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि मिनरल्स एक्चुअली हैं कहाँ। वो मिशन अगर हमें पता चल गया तो उसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो माइनिंग का होता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप की जाएंगी, जैसे मैन सबमर्सिबल। मैन सबमर्सिबल मतलब क्या होता है, इंसान को भी लेके ऐसे डिवाइसेस, ऐसे मशीनरी जो कि ह्यूमन को 6000 मीटर गहराई तक ले जा सके और वहाँ पर चीज़ें को खोजा सके, मिनरल्स को खोजा सके, और वहाँ पर साइंटिफिक सेंसर और टूल्स का यूज़ करके माइनिंग किया जा सके। और ये पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है यहाँ पर। इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम मतलब कि जाके खोज भी सके और वहाँ पर साथ साथ माइनिंग भी कर सके, राइट। और पूरी तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो भी होना है वो इसके इंडियन डीप ओशन मिशन के अंडर में होना है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। मूविंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में 2014 में क्वेश्चन, मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, विथ रेफरेंस टू ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है डायरेक्ट मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ आपको, डीप ओशन मिशन के द्वारा उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ओशन में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रहती है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन हम देख सकते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड रिसेंटली इन रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट्स ऑफ पायरेसी एंड एक्सीडेंट ऑफ ऑयल स्पिल। दूसरा, इट इज़ एन अलायंस मींट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा। इसके बारे में आप डिटेल में दूसरे वीडियो में पढ़ सकते हैं, अगर आपको चाहिए प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दिस। इसमें मेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, क्रिटिकली इवैल्यूएट द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ ओशन विच कैन हार्नेस टू मीट द रिसोर्स क्राइसिस इन वर्ल्ड, राइट। तो ये 2014 क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पर यूएन डिक्लेयर्स हेल्दी एनवायरनमेंट अ ह्यूमन राइट, यानी कि हेल्दी एनवायरनमेंट को अब ह्यूमन राइट्स के अंदर में लाया गया है।
तो ये जीएस पेपर 2 और 3 का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रोल प्ले कर रहे हैं और साथ ही में कंजर्वेशन का भी पार्ट है, एनवायरनमेंट का पार्ट है, इसलिए आपके जीएस पेपर 2 और 3 का हिस्सा है, राइट। अब हम देखते हैं न्यूज़ में क्या है। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इन्होंने अ क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट घोषित किया है। यानी कि अब इंसान का अधिकार है एक हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में रहने का, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट क्या है? तो अभी तक ये अपने तरह का पहला ऐसा राइट है जो कि पिछले 70 साल में पहली बार अडॉप्ट किया गया है। इससे पहले एनवायरनमेंट को लेकर कोई मेजर कंसर्न नहीं था। पहली बार ह्यूमन राइट्स, जो जनरल ह्यूमन राइट्स होते हैं या फिर कह सकते हैं पूरे इंटरनेशनल में ह्यूमन राइट्स जो है, पहली बार 1948 में अडॉप्ट किया गया था। अभी तक लगभग 30 से ज़्यादा राइट्स और फ्रीडम इंक्लूड हो चुके हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अंडर में, जैसे कि पॉलिटिकल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, फ्री स्पीच है, प्राइवेसी एंड इकोनॉमिक्स है, सोशल एंड कल्चरल राइट है। तो बहुत सारे तरीके के लगभग 30 राइट्स ऑफ फ्रीडम इंक्लूड हो चुके हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा, राइट। अब हम ओरिजिन की बात करें, पास्ट की बात करें, तो सबसे पहला ह्यूमन राइट्स कब डेवलपमेंट में या फिर कब कॉन्सेप्ट में आया था? तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे पहला ह्यूमन राइट जो है आया था, लेकिन उस समय तक एनवायरनमेंट कोई ऐसा मेजर फोकस का एरिया नहीं था कि एनवायरनमेंट को भी हम ह्यूमन राइट्स के अंडर में रखेंगे। उस समय सिर्फ ह्यूमंस को ही कंसिडर किया जाता है, ह्यूमन के जो भी रोल्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको ही कंसिडर किया जाता है। बाद में राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट लगभग 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के बाद आया, और ये एक तरीके का मैग्ना कार्टा ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए साबित हुआ। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि आप पॉलिटी में पढ़ेंगे। यहाँ पर इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है कि मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं। एक्चुअली मैग्ना कार्टा अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो हुआ क्या था, इसके पीछे एक स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में सुना देता हूँ। लगभग 1215 में इंग्लैंड में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था किंग जॉन, और वो इतिहास का सबसे ब्रूटल राजाओं में से एक थे। माना जाता था कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हैं। उन्होंने अपने वाइफ को कैद करा दिया गया था, और जो भी जंग हारता था उनसे तो उनके जनरल्स के दाढ़ी तक निकाल लेते थे, बहुत सारे ब्रूटल चीज़ें करते थे, जेल में बंद करते थे। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो उसी में जो कुछ नोबल थे, कुछ नोबलिटी थे, उनसे डिमांड किया कि आपको एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करना चाहिए। लेकिन राजा माने नहीं, भाई साहब राजा तो राजा हैं। तो सारे नोबिलिटी जो थे लंदन पे कैप्चर करके उनको पकड़ लेते हैं, और वहाँ पर एक निगोशिएशन होता है नोबिलिटीज़ और राजा के बीच में कि आपको लॉ मानना ही पड़ेगा। तो वो सारे निगोशिएशन को एक डॉक्यूमेंट में लिखा गया, और उस डॉक्यूमेंट को मैग्ना कार्टा नाम दिया गया। तो मैग्ना कार्टा ऐसा नहीं कि इतिहास में था, अभी भी ये कहीं कहीं फॉलो होता है, तो इसीलिए वहाँ से ये मैग्ना कार्टा टर्म आया। तो जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑफ 1972 है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए एक तरीके का मैग्ना कार्टा था, ठीक है। और आगे ह्यूमन बींग्स जो राइट टू हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ है उसके कंसर्न में केयरिंग फॉर एन अर्थ 1991, अर्थ समिट 1992, पेरिस एग्रीमेंट, बहुत सारे कन्वेंशन और एग्रीमेंट्स आए हैं जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। अब ह्यूमन राइट्स टू हेल्दी एनवायरनमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्यों मेंशन है और क्या बताता है ये? तो ह्यूमन राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट, इसमें एनवायरनमेंट के अलग अलग डायमेंशंस जैसे सिविल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स, इन सब को इंटीग्रेट करके नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है, राइट। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में इसको बहुत ही डाइवर्सिफाइड मैनर में यूज़ किया गया है राइट टू लाइफ को। राइट टू लाइफ जैसे कि राइट टू सर्वाइव एज अ स्पीशीज़, क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी और राइट टू लाइवलीहुड। इसको बहुत ही इस आर्टिकल को बहुत ही डाइवर्सिफाइड मैनर में यूज़ किया गया है, और आर्टिकल 21 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है, और ये बताता है कि किसी भी पर्सन को हम उसके पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। कब तक? जब तक कोई भी एक लॉ के द्वारा वो ना किया जा सके, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी क्या क्या हो सकती हैं? पर्सनल लिबर्टी जैसे राइट टू स्पीच हो गया, राइट टू एक्सप्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। और आगे चलकर इन कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, मतलब कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, और जहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना जहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स को ऐड किए गए हैं। यहाँ पर 2 आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51AG। ये दोनों आर्टिकल्स क्या कहते हैं? आर्टिकल 48A बताता है कि सारे स्टेट को एनवायरनमेंट, स्टेट के एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। आर्टिकल 51 कहता है कि इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एनवायरनमेंट, मतलब कि देश के सारे नागरिक का एक ड्यूटी है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट स्टेट करता है। इससे क्वेश्चंस क्या फ्रेम होते हैं? इससे भी क्वेश्चंस
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से क्वेश्चन आ चुके हैं पीछे 2020 में, और हाल ही में 2021 में मेन से क्वेश्चन भी इससे आए थे, तो ये सेक्शन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। तो यहाँ पर प्रियम्बल है, डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट्स है। तो यहाँ पर तीनों ही सही है, क्योंकि तीनों ही हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आंसर डी इज़ राइट। अगर मेंस की क्वेश्चंस की बात करें, दो द ह्यूमन राइट कमीशन हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, येट दे हैव फेल्ड टू असर्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द माइटी एंड पावरफुल, एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशन सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। तो ये अगर आपने ये सब ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में जानते हैं, ये किन तरीके की ह्यूमन राइट्स को लॉन्च करते हैं या फिर लागू करते हैं, ये सब अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अल्फा फोल्ड। ये जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, बायोटेक्नोलॉजी में आता है। तो खबरों में क्या है, तो अभी हाल ही में डीप माइंड कंपनी ने एक ऐसे टेक्नोलॉजी का इजाद किया है एआई का यूज़ करके, जो कि प्रोटीन के 3D शेप को दिखा सकता है। ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी में अल्फा फोल्ड है, अल्फा फोल्ड टेक्नोलॉजी का नाम है। तो अल्फा फोल्ड क्या है, तो अल्फा फोल्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन टूल है, एक तरीके का टूल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, और वो प्रोटीन के 3D डायमेंशन या फिर 3D स्ट्रक्चर को, शेप को दिखा सकता है। तो ये पूरी तरीके से डीप न्यूरल नेटवर्क पे बेस्ड है। डीप न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, डीप न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि हम बहुत सारा डेटा मशीन में फीड करते हैं और कुछ इनपुट देते हैं, तो इसके डेटा को मिला के और इस डेटा से, इन डेटा से कंपेयर करके एक वो प्रेडिक्टिव आउटपुट दे देता है। ये हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क है। डीप न्यूरल नेटवर्क की यूज़ क्या करता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट डेटा यूज़ करता है और जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, हमें जो चाहिए वो देता है, ठीक उसी तरह जैसे कि ह्यूमन ब्रेन देता है। मान लीजिए हम बाहर कहीं पर हम कोई जानवर देखते हैं, शेर देखते हैं, तो हमारे दिमाग में पहले से डेटा फीड है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शेर ऐसे दिखता है, शेर जंगल में रहता है, शेर मांस खाता है, बहुत सारे डेटा हमारे दिमाग में फीड है। तो जब भी हम देखते हैं शेर को, तो हमारे दिमाग में इन्फॉर्मेशन जाता है, प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होकर आउटपुट हमें मिल जाता है कि हाँ भाई ये शेर है। उसी तरीके से मशीन भी काम करता है। ठीक है, और जो एक्चुअल काम है वो ब्लैक बॉक्स द्वारा किया जाता है। ब्लैक बॉक्स मतलब जहाँ पर हिडन नेटवर्क्स होते हैं। हिडन नेटवर्क्स मतलब कि जो भी डेटा होता है वो वहाँ पर फीड होती है। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक इमेज के द्वारा समझ सकते हैं। ये जैसे कि एक इमेज है, किसका, एक चिड़िया का इमेज है। यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट लेयर है, और अंदर में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फीडेड है कंप्यूटर के पास, अलग अलग चिड़िया का, अलग अलग जानवर का, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन फीडेड है। तो इनको वो कैलकुलेट करके, उनको मैच करके अलग अलग तरीके से यहाँ पर हमें आउटपुट देता है कि एक चिड़िया हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है। अब इसको और प्रिसाइज करना, यही काम पे लगे हुए हैं साइंटिस्ट हमारे। इसको और जितना आउटपुट हमारा दिमाग दे देता है, अगर हम किसी इमेज को देखते हैं हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि हाँ ये चिड़िया है, उसी तरीके से आउटपुट अगर एक मशीन देने लगेगा, उसी पे काम में लगे हुए हैं लोग। मैकेनिज्म क्या, अगर कैसे काम करता है, ये प्रोटीन के 3D इमेज को कैसे प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स में या फिर कंप्यूटर में 1,70,000 से ज़्यादा प्रोटीन डेटा बैंक हम देते हैं, मतलब इनके स्ट्रक्चर्स को हम फीड करते हैं। उसके बाद हम जिस भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं उसको हम फीड करते हैं उस ब्लैक बॉक्स में या फिर मशीन में। वो मशीन कंपेयर करता है इन डेटा से जो उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कंपेयर करके जो जो फीचर जहाँ जहाँ से मैच कर रहा है उसको मैच करके एक आउटपुट बना के हमें दे देता है कि ये इसका प्रोटीन स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है। ठीक है, और जो एक्यूरेसी है, ये अभी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि जो अल्फा फोल्ड है सिर्फ एक मशीन है, एक ही टूल है जो कि प्रोटीन के सिंबल को या फिर 3D इमेज को डिपिक्ट कर सकता है, बता सकता है। इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे रोज TTA फोल्ड जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन द्वारा बनाई गया है USA में। ये दूसरा टूल है, हालांकि ये अल्फा फोल्ड से कम एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी ये दिखा देता है। बेनिफिट क्या है, अगर हम प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को जानते हैं, अगर हमको उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता हो, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, सॉल्व हो सकता है। जैसे कोविड एक वायरस था, उसका प्रोटीन था। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर लोगों को पता होगा या पता चल जाएगा, तो उससे रिलेटेड जो भी वैक्सीन है, जो भी ड्रग्स बनने हैं, कम समय में बन जाएंगे। ये इसका बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर अब प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन 2019 में आया था, व्हाट इज़ CAS9 प्रोटीन दैट इज़ ऑफन मेंशन इन न्यूज़। अब खबरों में देखिए जो भी प्रोटीन है या फिर जो अल्फा मोड टेक्नोलॉजी है, अल्फा फोल्ड टेक्नोलॉजी है, तो कुछ कभी कभी टर्म बेस्ड भी क्वेश्चन UPSC या फिर स्टेट बेसिस में आ जाते हैं, तो उस टर्म्स को भी आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके लिए अल्फा फोल्ड डेटाबेस या फिर अल्फा फोल्ड टेक्नोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस टर्म को आप जानते रहिए ताकि आप आंसर्स कर सकें, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। अगला हमारा टॉपिक है नगर वन योजना। तो ये नया स्कीम नहीं है, GS पेपर 3 का हिस्सा है, कंजर्वेशन में आता है ये। तो नगर वन या फिर अर्बन फॉरेस्ट, ये क्या है, तो नाम से ही क्लियर है कि अर्बन एरिया में फॉरेस्ट को डेवलप करना।
इसका एम क्या है, 200 अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप करना अगले 5 सालों में। और इसके लिए जो रोल मॉडल लिया गया है वो वर्जे अर्बन फॉरेस्ट महाराष्ट्र में पुणे में सिचुएटेड है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे बनाया गया है। यहाँ पर शहर है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स और साथ में जंगल है, मतलब पूरी तरीके से कॉन्क्रीट जंगल नहीं है, यहाँ पर कॉन्क्रीट के साथ साथ एनवायरनमेंट भी यहाँ पर है, ठीक है। और जो नगर वन बनने हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट बनने हैं, या फिर जो भी खाली एरिया अगल बगल शहरों के बचा है वहाँ पर जंगल बसाया जाएगा। और इसका जो फंडिंग है वो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा आता है। यहाँ पर अब कैंपा क्या है, तो कैंपा एक एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना था, और ये नेशनल एडवाइजरी की तरह काम करता है। और इसके चेयरमैनशिप जो होती है या फिर जो हेड होते हैं यूनियन मिनिस्टर होते हैं एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के। इसका काम क्या होता है, टेक्निकल असिस्टेंट देना, और जो भी कॉम्पनसेटरी जो भी पैसों का रिक्वायरमेंट होता है फॉरेस्टेशन एक्टिविटी के लिए वहाँ पर फंड्स प्रोवाइड करना, राइट। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जीएस पेपर 1 का हिस्सा है। डाउन टू अर्थ में ये न्यूज़ पब्लिश हुआ है जो कि बताता है, ये एक रिपोर्ट है कि 85% डिस्ट्रिक्ट इंडिया में एरिड कंडीशन फेस कर रहे हैं। एरिड कंडीशन क्या होता है, जहाँ पर लिटिल प्रेसिपिटेशन हो, मतलब कि बारिश कम हो रहा है, और डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो 10 इंच पर ईयर से भी कम बारिश जो एरिया रिसीव करते हैं उसको हम एरिड कंडीशन कहते हैं। तो हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा एरिडिटी एनॉमली आउटलुक इंडेक्स 2022 में लॉन्च किया गया जुलाई में, जहां पर जो स्टेट करता है कि 85% से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट इंडिया में एरिड कंडीशन फेस कर रहे हैं। अब एरिड एनॉमलिटी आउटलुक इंडेक्स क्या होता है, तो ये एग्रीकल्चर ड्रॉट को मॉनिटर करता है। एग्रीकल्चर ड्रॉट क्या होता है, ऐसा सिचुएशन जहाँ पर किसी भी एरिया में रेनफॉल बहुत ही कम हो या फिर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही कम हो, तो कि एक हेल्दी क्रॉप को ग्रो करने में सपोर्ट कर सके, इसको वहाँ पर हम एग्रीकल्चर ड्रॉट कहते हैं। तो ऐसे एरिया को मॉनिटर करने का काम एरिडिटी एनॉमली आउटलुक इंडेक्स का है, और ये इंडेक्स इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया है। इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हर हफ्ते या 2 हफ्ते में इस इंडेक्स को मेजर किया जाता है, और हर पीरियड में देखा जाता है कि एक्चुअल एरिडिटी क्या है और नॉर्मल एरिडिटी से कंपेयर किया जाता है, मतलब कि अभी क्या है एरिडिटी और नॉर्मल क्या होना चाहिए, उसी की बेसिस पे ये इंडेक्स निकाला जाता है। तो इंडेक्स की अगर मेजर फाइंडिंग्स की बात करें तो 756 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ 63 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नॉन एरिड है, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर बेसिस पे कहीं ना कहीं एरिडिटी से सामना करना पड़ रहा है। लगभग 196 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि सीवियर डिग्री ऑफ ड्राइनेस पे हैं, मतलब पूरी तरीके से वहाँ ड्रॉट या सूखा आने के चांसेस हैं। 65 पूरे उत्तर प्रदेश में ही है ऐसे जो कि सीवियर डिग्री ऑफ ड्राइनेस फेस कर रहे हैं, जो कि हाईएस्ट है पूरे कंट्री में। बिहार सेकंड नंबर पे है जिसमें 33 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि हाई एरिड कंडीशंस फेस कर रहे हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई रेनफॉल डेफिसिट भी है बिहार में 45%। दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो सीवियर एरिड कंडीशन फेस कर रहे हैं वो है झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु। ये डिस्ट्रिक्ट ऐसे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट सीवियर एरिड कंडीशन को फेस कर रहे हैं। ये इस रिपोर्ट की मेजर फाइंडिंग है। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल इंक्लूसिव ग्रोथ, जीएस पेपर 3 का हिस्सा है। ये बहुत पहले रिलीज़ हुआ था जैसा कि मैंने बताया, लेकिन हाल ही में खबरों में रहा है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर। तो 31 मार्च 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स लागू किया था, और यहाँ पर देखा गया था कि इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इंप्रूव हुआ है 56.4 से, जो कि 2021 में 53.9 था। ये नंबरिंग किस पे दी जाती है, ये 0 से 100 के स्केल पे दी जाती है। इसके पैरामीटर्स की बात करें तो एक्सेस, यूजेज और इक्वलिटी है, और इनको अलग अलग वेटेज दिया जाता है। एक्सेस में 35% वेटेज होता है, यूसेज में 45% वेटेज होता है, क्वालिटी में या फिर इक्वलिटी में 20% वेटेज होता है। ये क्वालिटी नहीं क्वालिटी है, ठीक है। तो एक्सेस मतलब कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको वो समझना चाहिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब होता है कि हमारे देश में जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो देश के कितने मेंबर्स तक पहुंची है, क्या सबके पास है कि नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब बैंकिंग हो गया या फिर क्रेडिट स्कीम्स हो गए, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो कितने लोगों तक पहुंची है वो चीज़ देखना फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का काम है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी बेस ईयर नहीं रखा जाता है, मतलब हम कहीं कंपेयर नहीं करते हैं, वी जस्ट कीप ऑन वॉचिंग परसेंटेज, कितने लोग इंक्लूड हुए हैं या नहीं इंक्लूड हुए हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने बता दिया कि जो भी सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विसेज हैं, बैंकिंग हो, चाहे वो स्कीम्स हो या फिर सब्सिडीज़ हो, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है कितने लोगों तक पहुंच रहा है, यही देखना फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन में देख लीजिए, जैसे कि मेजर स्कीम की बात करें तो इम्प्लीकेशन ऑफ केवाईसी, कमेटी ऑफ एफआई, इम्प्लीकेशन ऑफ ईबीटी, फॉर्मेशन ऑफ यूआईडीए, डीबीटी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड, जनरल क्रेडिट कार्ड, तो ये सारे जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसी के बेसिस पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स अपना रिपोर्ट जारी करता है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टॉपिक और डेटा भी आपको समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। And at last, I would like to thank you for watching the video, and please like, subscribe Bo Thakur IAS Academy YouTube channel. See you in next video. Till then, goodbye.